वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी देखे हैं कि हमारे चैनल में एक नया सब्जेक्ट चालू हुआ है एमपीजी के, और एक और नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ठीक है, क्या है? पर्यावरण। अब वैसे तो पर्यावरण हम देखेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, पर इस समय ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में है। जैसे कि हम संविदा में देखेंगे तो पर्यावरण पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं, पर्यावरण चालू करेंगे। तो आज जो सबसे पहली चीज़ पर्यावरण में मैं आपको बताऊंगा वो है आपकी रेड डाटा बुक। तो आप इसे एक पूरा टॉपिक मान सकते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक के बारे में हम जानेंगे। संविदा वाले जितने कैंडिडेट हैं हमारे, ये सब इस वीडियो को देखें, उनके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। साथ ही जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी विशेष रूप से इस लेक्चर में ध्यान दें। सबके लिए ये लेक्चर ज़रूरी है। तो आइए अब हम रेड डाटा बुक की बात करते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक एक प्रकार की आप समझिए किताब है। ठीक है, जैसे आप एक किताब डायरी रहते हैं, डायरी में आप महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं, है ना, किससे कितना उधारी लिया, ठीक है, अपन ने किस डेट को किससे मिलने गए, क्लियर, ये सारी चीज़ें अपन को इस पर देखनी है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या करती है? एक संस्था जारी करती है। उस संस्था का नाम क्या है? IUCN। ठीक है, IUCN के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपका इसका फुल फॉर्म दिखाई देगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। सी से क्या है? कंजर्वेशन। और किसका कंजर्वेशन करना है अपन को? नेचर का, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शुक्ला जी, एक लड़का बाहर है, अंदर बुला लीजिए। ठीक है, तो IUCN एक संस्था है। अब ये संस्था क्या काम करती है? तो देखिए, जैसा कि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह संस्था पर्यावरण के मुद्दे पे क्या करती है? काम करती है। अब कैसे? दुनिया में अपन देखेंगे पहले, जैसे आप बहुत पहले देखेंगे तो अपने क्या पाए जाते थे? डायनासोर पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रलय आया, डायनासोर मरमुरा गए, फिर एक नए जीवन की शुरुआत हुई। नया जीवन हमने देखा तो वहाँ पर क्या हुआ? नए तरह से शुरुआत हुई, आदि मानव आए, फिर मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति की। 1850 के आसपास क्या चालू हुआ? आपका चालू हुआ औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और औद्योगिक क्रांति के तहत क्या हुआ? हमने मशीनों का उपयोग चालू किया, ऊर्जा बनाना चालू किया। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हमने क्या किया? ऊर्जा यूज़ किया। अब ऊर्जा की यूज़ करने के लिए हमने क्या किया? हमको उस समय मिला कोयला। हमने क्या जलाया? कोयला। अब जब कोयला जलाया तो उससे क्या निकला? आपका हानिकारक गैसें निकली, है ना। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, हानिकारक गैसें निकली तो वायुमंडल में पहुँची। वायुमंडल में पहुँची तो वो क्या हुई? जहरीली गैसें तब्दील हुई और मनुष्य पर प्रभाव डालने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, या हम कहें अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, तो क्या हुआ? पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने लगा। अब पर्यावरण पर प्रभाव मतलब अपन बात करेंगे जीव जंतु, वनस्पति, ठीक है, अपने जितने भी जल स्रोत थे उन पर, वनों पर प्रभाव पड़ने लगा। इसके अलावा अपन देखेंगे आइसबर्ग की बात करें, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ जमी है, उस पर प्रभाव पड़ने लगा। वायु पर प्रभाव पड़ने लगा। कुल मिला के जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे हम क्या करते थे? अपने जीवन का निस्तार करते थे, वही क्या होने लगी? खतरे में आने लगी। तो 1950 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? दुनिया के प्रमुख देश एक बैठक किए, एक संस्था बनी UN, है ना। UN संस्था बनने के बाद ये हुआ, पता चला कि जो ये विश्व युद्ध हुए, अर्बनाइजेशन चल रहा है, इसके कारण जो प्रकृति पर क्या है? विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो एक संस्था IUCN जो आपकी बनी, वो काम क्या करती है कि दुनिया में जितनी भी
संकटापन्न प्रजातियां हैं, चाहे पौधों की हो चाहे जंतुओं की हो। जंतु में चाहे आप पक्षी ले लो, चाहे पानी में रहने वाले, चाहे जीव में जल में रहने वाले या थल में रहने वाले, चाहे आप रेप्टाइल्स ले लो चाहे बड़े जीव ले लो। इन सब की क्या की खोज की कि भैया पहले अपन देखते हैं शेर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। सन 2000 के आसपास के पता चला अपन को कि शेर खाली कितने बचे हैं, 2000 बचे हैं। तो हमने क्या किया, बाघों का संरक्षण चालू किया। ठीक है, इसी तरह वर्तमान में हम देखेंगे बहुत से अपने आसपास जीव हैं जो अपन को अब नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे गौरैया नामक एक पक्षी अपन को नहीं दिखाई देगी, कौआ भी कम हो गए हैं, नहीं तो पहले बहुत मात्रा में दिखते थे। अब सिर्फ क्या दिखाई देते हैं अपन को, कॉकरोच, मच्छर और चूहे, क्योंकि इन पर पर्यावरण का प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा है। तो क्या हुआ, जीव जंतु धीरे धीरे क्या हुए, वातानुकूलित ना होने के कारण इनकी जो प्रजाति है क्या संकट में आ गई। तो IUCN संपूर्ण विश्व में ऐसे प्रजातियों की खोज करता है जो या तो पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं या फिर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए वो संकट की क्या है स्थिति में आ गई हैं। ठीक है, तो IUCN आपने जाना क्या करेगा, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब संघ, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण और नेचर मतलब आपका क्या होगा, आपका जो पर्यावरण आसपास का वातावरण है। ठीक है, इसको संरक्षण करने के लिए IUCN क्या करता है, काम करता है। अब IUCN इस पे काम कर रहा था, तभी 1964 में इसने क्या किया, एक बुक जारी की जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं जिसे हम, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक प्रकार से आप किताब समझ सकते हैं। उस किताब में लिस्ट बनी है कि कौन से ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, संकटाग्रस्त हैं या अति संकटाग्रस्त हैं, या जिनमें भविष्य में खतरा बन सकता है, या जो अभी सेफ हैं, है ना। ऐसी एक क्या करता है, लिस्ट जारी करता है। तो ये रेड डाटा बुक कब जारी की गई, 1964 में जारी की गई। कब, 1964 में। और जो ये IUCN का हेडक्वार्टर ये कहाँ है आपका, UK, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी, लंदन है। तो आइए अब इस रेड डाटा बुक को हम क्या है देखते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक, इसकी हम कैटेगरी देख लेते हैं। इसको हम किस किस कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अरे कोई ढंग का मार्कर दो यार। चलिए, तो जो पहली लिस्ट है इस पे अपन देखते हैं किसको, विलुप्त प्राय श्रेणियों को। ठीक है, क्या, विलुप्त। अब हम बात करते हैं विलुप्त प्राय श्रेणियों की। तो इसमें ऐसे जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनको पिछले कई वर्षों से देखा ही ना गया हो, पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं, ना तो उनके प्राकृतिक आवास में, ना चिड़ियाघर में, कहीं पर भी नहीं। जैसे हम डायनासोर की बात करेंगे, है ना, डायनासोर पृथ्वी पर निकट भविष्य में या भूतकाल में नहीं देखा गया है। ठीक है, तो विलुप्त में ऐसी प्रजातियां जो पहले पृथ्वी पर विद्यमान थी परंतु अब उनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उनका एक भी, कोई भी एक संख्या नहीं है पृथ्वी पर, उसे हम क्या रखेंगे, विलुप्त प्राय श्रेणी में। एग्जाम्पल अपन क्या लिख लेते हैं, डायनासोर। इसी तरह एक मैमथ आता था, है ना, अपन ने पिक्चरों में मैमथ देखा है, हाथी का ही क्या होता था, बड़ा स्वरूप होता था ये मैमथ। अफ्रीका में ये पाया जाता था मैमथ। वर्तमान में ये मैमथ भी क्या है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये अपने दो विशेष रूप से जानवर दिखते हैं जो क्या हो गए हैं, विलुप्त, बड़े जानवर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे जानवर हैं। तो ये हमने किसकी श्रेणी देखी, विलुप्त की। विलुप्त को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। इंग्लिश भी देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कॉपी रख लीजिए। तो जो एक्सटिंक्ट प्राय श्रेणी है इसकी हम एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो विलुप्त कैसे हो गए, जो पिछले 50-100 सालों से जिनकी एक भी संख्या ना बची हो, पृथ्वी पर कहीं पर भी ना पाए गए हों, सिर्फ उनके क्या मिले, अवशेष मिले। क्लियर। फिर दूसरी जो लिस्ट आती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका क्वेश्चन बनते हैं। इसे हम बोलते हैं वन से विलुप्त। वन से विलुप्त। अब वन मतलब जंगल, जंगल से ये विलुप्त हो गए हैं परंतु इनकी कुछ संख्या है जिनको संरक्षित किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं सफ़ेद शेर की, है ना। सफ़ेद शेर का अपन प्राकृतिक आवास देखेंगे तो अपना कहाँ था, रीवा में पहली बार पाया गया था भारत में। विश्व में भी कई जगह अभी सफ़ेद शेर हैं, पर ये वनों से क्या है, विलुप्त हैं। इनको कहाँ रखा जाता है, या तो किसी चिड़ियाघर में रखेंगे
या इनके लिए क्या बनाएंगे, विशेष आवास, है ना। विशेष आवास के अंतर्गत अपन जैसे सफारी, भारत में मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मुकुंदपुर में बनाई गई है व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है। तो अपन इस तरह के विशेष अपन क्या बनाते हैं, इनके लिए आवास बनाते हैं। वन से विलुप्त, इनकी क्या है अब कुछ ही संख्या बची हुई है, बाकी ये क्या है खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखा, वन से विलुप्त। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसे क्या बोलेंगे, इस एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, है ना। मतलब जंगलों से क्या हो चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं। तो दूसरी श्रेणी हमने क्या देखी, वन से विलुप्त। तीसरा आता है घोर संकटाग्रस्त। 1950 के बाद से घोर संकटाग्रस्त श्रेणी में या सूची में प्राणियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अब हालांकि संरक्षण कर रहे हैं, थोड़ा सुधार आया है, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से सुधार इनमें नहीं आया है और ना भविष्य में लगता है आएगा। तो घोर संकटाग्रस्त को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली। और संकटाग्रस्त की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है ना। ये कैसे हैं, घोर संकटाग्रस्त हैं। अब इसमें अपन कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से जीव आएंगे, तो सबसे पहला है पिछले 10 साल में, कितने सालों में, 10 साल में जीवों की कुल आबादी में यदि 90% की कमी आई है, ठीक है। जैसे मान के चलिए सन 2010 में भारत में 10,000 बाघ पाए जाते थे, क्लियर, कितने, 10,000 बाघ पाए जाते थे। और अभी सन 2020 में ये सिर्फ कितने बचे हैं, 1,000 बचे हैं। मतलब 90% बाघ की प्रजाति क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसको हम रखेंगे कहाँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। नोट करते जाइएगा, पिछले 10 साल में 90% कमी आई हो इन जीवों की प्रजातियों में, इसे हम किस में रखेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ये क्या था, आपका पहला नमूना था। दूसरा देखेंगे, इनकी संख्या कितनी बची हो, 250 से कम परिपक्व जीवों की संख्या। परिपक्व से अर्थात हम क्या है, भैया बोलिए, चाय नहीं पीते, अच्छा। तो 250 से कम परिपक्व जीव बचे हों। परिपक्व मतलब ऐसे जीव जो क्या कर सकते हो, प्रजनन कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब अपन लाइफ एक्सपेंस हाँ, उसकी लाइफ क्षमता देखेंगे तो छोटे बच्चे की नहीं कहा जा सकती, जो 1-2 महीने का बच्चा है ना, उसको बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको हम श्रेणी में नहीं रखेंगे। बल्कि जो अडल्ट है 22, 23, 24 साल का हो सकता है, जो प्रजनन क्रिया द्वारा अगली प्रजाति को बढ़ा सकता है, उसे हम रखते हैं। तो जिसकी 250 से कम परिपक्व जीवों की संख्या बची हो, उसको हम घोर संकटाग्रस्त में रखेंगे, ठीक है। तीसरा इसका जो आता है, या तो इसकी 3 साल में, पिछले कितने सालों में, 3 सालों में कितनी कमी आई हो, आपका 25% कमी आई हो। पिछले 3 सालों में, 10 सालों में कितना, 90%, और 3 सालों में 25% की कमी आई हो, उसको हम किस में रखेंगे, घोर संकटाग्रस्त की सूची में रखेंगे। चौथा जो इसका क्राइटेरिया बनता है, इसको अपन देखेंगे क्या, 50 या उससे कम सदस्य शेष हों। 50 या उससे कम सदस्य। तो इनका क्या होता है, एक प्राकृतिक आवास होता है। जैसे अपन बात करेंगे, कुछ विशेष जीव होते हैं जो एक ही जगह पर मिलते हैं, वो उनका क्या होगा, प्राकृतिक आवास। यदि उस प्राकृतिक आवास में इसके 50 या उससे कम सदस्य शेष बचे हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, घोर संकटाग्रस्त सूची में। क्लियर है, तो ये आप देख लिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी राज्यों में पाया जाता है। अपन राजस्थान, गुजरात, इधर देखेंगे हरियाणा, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा आपको। ये किस में है, घोर संकटाग्रस्त में है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। ये एक पक्षी है, क्लियर। वैसे भी लिखा है इसमें क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या है, पक्षी है, तो काफ़ी ऊंचा सा होता है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको इनकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किस में है, घोर संकटाग्रस्त में है। दूसरा कौन सा है, उड़ने वाली गिलहरी,
ये मुख्य रूप से आपका कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पाई जाती है कौन सी? उड़ने वाली गिलहरी। इसकी भी संख्या क्या है? बहुत कम बची है और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, भारत में और कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, अगर ये क्या हो गई? खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा? ये विलुप्त श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको अभी कहाँ है? घोर संकटाग्रस्त में। तो उड़ने वाली गिलहरी। तीसरे की बात करें, घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इसे हम मगरमच्छ का छोटा भाई भी कह सकते हैं। कुछ कुछ मगरमच्छ जैसा होता है, पर मगरमच्छ कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है? स्लिम होता है। और इसकी क्या होती है? आपकी जो चोंच होती है लंबी सी होती है। मगरमच्छ का मुंह लंबा नहीं होता, इसकी चोंच क्या होती है? लंबी सी। भारत में घड़ियाल अपन देखेंगे तो भाई सोन नदी, केन नदी, चंबल नदी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी किस में है? आपका घोर संकटाग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग, ठीक है, ये छोटा सा सुअर है। ये दुनिया का सबसे छोटा सुअर है जो कुछ क्षेत्रों में भारत में पाया जाता है। ये लगभग अब विलुप्त की श्रेणी में आ रहा है, बहुत कम बचे हुए हैं पिग्मी हॉग। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद घोर संकटाग्रस्त से अपन किस में आते हैं? संकटाग्रस्त श्रेणी में। संकटाग्रस्त, इसे हम क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब जो क्या है? इससे थोड़ा कम में आएंगे। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? EN से डिनोट करेंगे। देखिए CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN आपका इंडेंजर्ड। अब इसका अपन क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्राइटेरिया है पिछले 10 साल में कितनी कमी आई हो? 70% की कमी आई हो। इनकी प्रजाति में या संख्या में कितनी कमी आई हो? 70% की कमी आई हो। दूसरा देखेंगे, जिसके 250 से या 250 से कम क्या हों? आपके परिपक्व सदस्य बचे हों। ठीक है, उसको हम किस में रखेंगे? संकटाग्रस्त श्रेणी में रखेंगे। तीसरा, पिछले 20 साल में, कितने साल में? 20। अभी हमने 10 साल का क्राइटेरिया देखा, अब हम 20 साल वाला देखेंगे। तो 20 साल में कितनी कमी आई हो? 20% की कमी आई हो। ठीक है, जैसे हम बाघ देखेंगे, भारत में बाघ सन 2000 के आसपास बहुत कम रह गए थे। फिर हमको क्या किया? संरक्षण देना चालू किया, तो उनकी संख्या क्या है? अब बढ़ी है। चीता की बात करें, चीता भारत से क्या हो गया है? विलुप्त हो गया और सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। नहीं तो पहले भारत जो था, चीते का क्या रहता था? प्रमुख आवास रहता था भारत के जंगल। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि पिछले इसकी जनसंख्या कितनी बची हो? या तो 2500 से कम हो। कितनी हो? 2500 से कम हो। ठीक है, 2500 से कम है तो किस में आ जाएगा? संकटाग्रस्त में। और यदि 50 से कम आ गई या 250 से कम आ गई तो किस में आ जाएगा? घोर संकटाग्रस्त में। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया हुए। 5वां क्राइटेरिया इसी में है, 2500 से कम या 5 वर्षों में 20% की कमी। देखिए 20 साल में हमने देखा 20%। अब यहाँ क्या है? जिनकी संख्या 2500 से कम हो और पिछले 5 सालों में 20% की कमी आ गई हो, उसको हम किस में रखेंगे? आपका संकटाग्रस्त में। इसमें क्या था? 3 साल में 25% की कमी, यहाँ 5 वर्षों में 20% की कमी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संकटाग्रस्त। अब इसमें देखते हैं अपन कौन कौन से जीव आते हैं जिनको आप जानते हैं या जानना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है संगाई हिरण। संगाई को अपन थाइमिन भी बोलते हैं और ये संगाई नामक हिरण आपका मणिपुर की लोकटक झील के आसपास पाया जाता है। ठीक है, हिरण की ही एक प्रजाति है जो किसमें आ गई है? संकटाग्रस्त श्रेणी में आ गई है। ठीक है, संगाई महोत्सव भी अपन मनाते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि इनकी जनसंख्या को क्या कर सकें? बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा एक आता है शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। है बंदर पर पूंछ किसके जैसी है? शेर जैसी।
ये जो आपका मंकी है ये मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु, नीलगिरी, अन्नामलाई के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में क्या है पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में अपन देखेंगे तो पश्चिमी घाट से नीलगिरी, नीलगिरी से अन्नामलाई, फिर इलायची पहाड़ी। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ जिलों में क्या है ये पाया जाता है। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर वो उसका प्राकृतिक आवास है, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें है आपका संकटाग्रस्त। इसको आप गूगल कर दीजिए, फोटो आपको मिल जाएगी इनकी। ठीक है, तीसरे जानवर की बात करेंगे, हिम तेंदुआ। एक तेंदुआ होता है, एक हिम तेंदुआ होता है। तेंदुआ सामान्य आपके उपमहाद्वीपीय जंगलों में मिलेगा। हिम तेंदुआ आपके उन पर्वतों पर पाया जाएगा जिनकी औसत ऊंचाई 400, 4000, 5000, 6000 मीटर तक हो, है ना। मतलब ये 3000 मीटर के नीचे उतरते ही नहीं है हिम तेंदुआ। ये बर्फीले पहाड़ों पर पाया जाता है और मुख्य रूप से बकरी वकरी का क्या करता है, शिकार करता है। भारत में बात करेंगे तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाएगा। कौन आपका हिम तेंदुआ। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हिम मतलब क्या हो गया आइस और तेंदुआ मतलब लेपर्ड। ठीक है, तो आपका तीसरा जानवर कौन सा मिला हमें, हिम तेंदुआ। चौथे जानवर की बात करेंगे, पेंगोलिन। पेंगोलिन महोदय अभी हैशटैग गूगल की ट्रेंडिंग में चल रहे थे। काहे चल रहे थे, क्योंकि पता चला कि जो कोरोना वायरस फैला था ये पेंगोलिन के चक्कर में ही फैला था। ठीक है, पेंगोलिन आपको एशिया उपमहाद्वीप में दिखेगा। ये चीन, थाईलैंड, म्यांमार, भारत में पाया जाता है। भारत में आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जंगलों में मिलेगा आपका पेंगोलिन। माना जाता है कि इसके जो बॉडी है इससे क्या बनाई जाती है, इसका जो कवच होता है उससे दवाई बनाई जाती है। हालांकि चीन में इसको खाते भी हैं, खैर चीनी तो सब खा लेते हैं। तो पेंगोलिन आपका किसमें है, संकटाग्रस्त प्रजाति में है। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा, लाल पांडा। ठीक है, वो जो लड़कियों का टेडी बियर रहता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, पांडा। ठीक है, तो ब्लैक पांडा होता है, लाल पांडा होता है, बहुत ही नटखट जीव होता है। ऐसे उल्टा सीधा लटकता रहेगा, मोटा सा रहता है। ठीक है, ऐसे गोल गोल आंखें रहती है, 2 कान रहते हैं। ठीक है, हमारे अभिषेक सर भी थोड़ा लाल पांडा जैसे हैं, क्यों सर, है ना। तो लाल पांडा आप लोग देखेंगे ये क्या करता है, बांस की कोमल टहनियां और कोमल पत्तियां खाता है। और यह इंसानों से बहुत दूर रहता है, इसको इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इंसान को देखता है पेड़वा में ऊपर चढ़ जाएगा। और ये कैसा बहुत कोमल जीव होता है, मतलब मुझे लगता है कि इसको जम के एक झापड़ मार दे तो ये मर मुरा ना जाए। तो बहुत कोमल जीव होता है लाल पांडा। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये अपन अरुणाचल प्रदेश, चाइना में पाया जाएगा और ये बांस की पत्तियां खाता रहता है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए, संकटाग्रस्त। एक और जानवर है यहाँ पे, गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में जो विशेष रूप से डॉल्फिन सबसे समझदार मछली है, इसके वीडियो वायरल होते रहते हैं। ठीक है, आप देखोगे कहीं डॉल्फिन फुटबॉल खेल रही है, कभी बच्चे का जीवन बचा ली, कहीं कुछ कर रही है। तो सबसे समझदार मछलियों में कौन सी मानी जाती है, डॉल्फिन। और ये गंगा डॉल्फिन विशेष रूप से डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। इसे आप देखेंगे तो बनारस, मिर्जापुर के आसपास ये आपका मिलेगी, पूरी गंगा नदी में नहीं मिलती है ना। कानपुर साइड तो लगभग विलुप्त हो गई है। ये आपको बनारस, मिर्जापुर के आसपास, पटना तक ये गंगा डॉल्फिन दिखाई देगी। तो ये कौन सी हो गई आपकी, संकटाग्रस्त इंडेंजर्ड प्रजाति। इसके बाद आता है सुभेद्य। इसके बाद कौन सी सूची आती है, सुभेद्य, जिसे हम बोलते हैं वुल्नरेबल, क्या बोलेंगे, मेरे से नहीं बोल रहा, आप लोग बोल लेना। ठीक है, हाँ, सुभेद्य प्रजाति। ठीक है, वल्नरेबल बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, जो संकटाग्रस्त से कम हो, मतलब जो अपनी यहाँ पे लिस्ट बनी थी, अपने क्राइटेरिया देखा था, वो यहाँ पर क्या है आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे पिछले 10 सालों में किसी प्रजाति में यदि 50% की कमी, देखिए इसमें अपन देख रहे थे 90%, फिर 70% और 50%, ये प्रतिशत कम हो रहा है। 10 साल वाला डाटा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि 10 साल क्या है, सब में कॉमन है। ठीक है ना, तो 90, 70 और 50। तो किसी विशेष जीव की प्रजाति में यदि पिछले 10 सालों में 50% की कमी आई है तो उसको हम किस में रखेंगे, सुभेद्य प्रजाति या सुभेद्य वाले लिस्ट में रखेंगे। दूसरे क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे जिनकी जनसंख्या कितनी बची हो, 1000 से कम। ठीक है, यहाँ देख रहे थे अपन क्या थी, 2500 से कम थी।
क्लियर, यहाँ 250 से कम थी, यहाँ कितना आ गया 1000 से कम बची हो। इसी के साथ एक और क्राइटेरिया जुड़ता है, या पिछले 10 वर्षों में, या पिछले 10 वर्षों में कितने की कमी आई हो, आपकी 10% की कमी आई हो। तो ये पूरा एक क्राइटेरिया है, 1000 से कम भी हो और 10 सालों में 10% की कमी उसकी प्रजाति में आई हो, तो उसको हम किस में रखेंगे, आपका सुभेद्य वाली सूची में रखेंगे। तीसरे बात करें, इसके परिपक्व जीव कितने हों, 1000 परिपक्व जीव हों। ठीक है, परिपक्व मतलब जो प्रजनन कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें। तो परिपक्व जीवों की संख्या कितनी है आपकी, 1000। यहाँ पर क्या था, सॉरी ये 1000 नहीं है दोस्तों, 10,000 है, हाँ तभी 1000 होगा। तो ये आपका क्या हो गए, सुभेद्य। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5वें में आ गए, 5वां सुभेद्य था। अब इसमें हम देख लें कौन कौन से जीव आएंगे जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे, इनके बारे में जरूर जानते हैं, ऑलिव रिडले कछुए। ऑलिव रिडले कछुआ ये मुख्य रूप से आपका बंगाल की खाड़ी में मिलता है, और भारत में जो आपका उड़ीसा का तट है ना, जिसे अपन कलिंग तट कहेंगे, तो वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसी के तहत एक बनाया गया है गहीरमाथा कछुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, जहाँ पर विशेष रूप से ऑलिव रिडले कछुओं का क्या किया जाता है, संरक्षण। पूरे विश्व में ऑलिव रिडले भारत में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और जो आपका उड़ीसा का तट है ये इनका क्या है, प्राकृतिक आवास। ये वहीं प्रजनन करते हैं, वहीं अंडे देते हैं और वो वहीं रहते हैं। तो ऑलिव रिडले कछुए किस में है, आपका सुभेद्य की सूची में है। दूसरे की बात करेंगे, ड्यूगोंग। ड्यूगोंग को अपन समुद्री गाय भी कहते हैं। इसे आप गूगल में ज़रूर सर्च करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग मुख्य रूप से देखेंगे तो आपका अंडमान निकोबार तथा पूर्वी तट पर दिखाई देते हैं, है ना। काफ़ी शांत जीव होता है, परंतु जो अभी गतिविधियां हो रही हैं, अपन देखेंगे अंडमान निकोबार में जो जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, जिससे समुद्र क्या हो रहा है, आपका प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा केमिकल्स, जैसे अपना तेल ले जा रहा है समुद्री जहाज, फट गया, टूट गया, तेल पूरा समुद्र में बह गया, जिस कारण इनके ऊपर क्या कर रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा, ड्यूगोंग का शिकार इनकी संख्या में कमी का क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, तो ड्यूगोंग हो गया समुद्री गाय, ये किस में है, सुभेद्य की सूची में है। तीसरा देखेंगे स्लोथ भालू। स्लोथ भालू ये भालू की ही प्रजाति है, थोड़ा छोटा होता है, आलसी होता है। स्लोथ भालू भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, आपका पाया जाता है। तो स्लोथ भालू भी किस में है, आपका सुभेद्य की सूची में है। चौथा बात करेंगे, इसको जरूर आप जानते होंगे, चीता। देखो, बाघ अलग है, शेर अलग है, तेंदुआ अलग है, चीता अलग है। चीता भारत में विलुप्त हो गए हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तेंदुए हैं पर चीता नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चीता पहले भारत में मिलता था, पर ये भारत में क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पर हम बात कर रहे हैं, ये रेड डाटा बुक है, भारत की बुक नहीं है ना। ये वैश्विक पैमाने पर देखेगी कहाँ कौन सी प्रजाति क्या है, अपना संकटग्रस्त है या खत्म हो चुकी है। तो वैश्विक पैमाने पर देखेंगे तो अफ्रीका में चीता पर्याप्त है, पर भारत में खत्म हो गए हैं। यदि भारत के हिसाब से देखेंगे तो ये विलुप्त प्रजाति में आ गए हैं। ठीक है, पर विश्व के हिसाब से देखेंगे तो यह भी किस में है, सुभेद्य। अभी हालांकि परियोजना चल रही थी कि केन्या वेन्या से कुछ चीते लाके भारत में रखे जाएं, अब पता नहीं उसका क्या हुआ, देखते हैं अपन। तो जो चीता है वो किस में है, आपका सुभेद्य की सूची में है। एक और जानवर है, एक सींग वाला गेंडा। गेंडा से सब लोग परिचित हैं। गेंडा मुख्य रूप से देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, असम में मुख्य रूप से गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक सींग वाला गेंडा अपने सींग के चक्कर में बेचारा क्या हो जाता है, शिकारियों का शिकार हो जाता है। तो इसकी संख्या में भी क्या आई है, कमी आई है। ये जीव किस में आए, आपके सुभेद्य सूची में। सुभेद्य सूची के बाद दूसरी आती है निकट संकटाग्रस्त। कौन सी आती है, निकट संकट वाली सूची। ठीक है, निकट संकट को हम क्या बोलेंगे, नियर थ्रेटेंड। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एंटी। ठीक है, इसको बोलेंगे WUENCR और एंटी।
अब निकट संकट, ठीक है, इसमें हालांकि कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है, पर भविष्य में जो जाति किस में आ सकती है, संकट में आ सकती है। अभी तो पर्याप्त मात्रा में है, पर कुछ समय बाद किस में आ सकती है, संकट में आ सकती है, उसे हम रखेंगे निकट संकट प्रजाति में। इसमें मुख्य रूप से देखेंगे जैसे काला हिरण है ना, सलमान खान जी मसक दिए थे इसको, फंसे हैं आज तक। तो काला हिरण विशेष रूप से अपन देखेंगे राजस्थान क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये किस में है, निकट संकट में है, ठीक है। इसके अलावा एक और जानवर है आपका, कौन सा, तेंदुआ। महाराष्ट्र में तो तेंदुआ रिहायशी क्षेत्र में घुस जाता है। अभी कोरोना में लॉकडाउन में जंगल से जानवर निकल निकल के शहरी क्षेत्रों में घुस गए थे। हमारे शहर में भी एक तेंदुआ आ गया था, हालांकि फिर भाग गया बेचारा। तो काला हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया, और एक हिमालयन ताहिर होता है। हिमालयन ताहिर बकरी जैसा दिखता है, थोड़ा ऊंचा होता है ना। तो ये किस में हो गए, आपके निकट संकट प्रजाति में, ठीक है। जो आज तो इनकी संख्या है, पर आने वाले 5, 10, 15 सालों में ये किस में आ सकते हैं, या तो सुभेद्य में या संकटाग्रस्त में भी आ सकते हैं। इसके बाद आखिरी सूची है संकट मुक्त। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। संकट मुक्त मतलब जिन पर कोई संकट नहीं है, इनकी जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है, आराम से ये विचर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना, इनको कोई टेंशन नहीं है। तो संकट मुक्त प्रजाति की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी जानवर लगभग आपके, जैसे अपन देखेंगे कौन सा हो गया आपका, सांभर हो गया, नीलगाय हो गई, हिरण हो गया, ये सारे जीव कैसे हैं, संकट मुक्त श्रेणी में आते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, लीस्ट कंसर्न। इसको अपन बोलेंगे LC, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे तो चिंकारा, नीलगाय, गौर, है ना, गौर एक लंबा सा गाय टाइप का होता है। फिर इसके अलावा देखेंगे जंगली सुअर, ठीक है, और जो भी खरगोश और लिखना हो ये किस में आ जाएंगे, आपका लीस्ट कंसर्व में आ जाएंगे। तो ये थी क्या आपकी रेड डाटा बुक। अब जरा कुछ चीज़ें इसमें और समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात, इन प्रजातियों पर खतरा क्यों आ रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, इनके प्रमुख कारण, तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए, चलिए। अब देखिए इनकी प्रजाति पर खतरा क्यों है। सबसे पहला कारण क्या है आपका, जलवायु परिवर्तन। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जलवायु परिवर्तन। फाइनली एक ही कॉन्सेप्ट है जलवायु परिवर्तन जो हर चीज पर प्रभाव डालता है, ठीक है। ये आपका किस किस चीज पर प्रभाव डालेगा, ये जानवरों के आवास पर भी प्रभाव डालेगा, उनकी प्रजाति पर भी आवास डालेगा। इसी जलवायु परिवर्तन से आपका क्या होगा, जंगलों में आग भी लग रही है। इसी जलवायु परिवर्तन से वर्षा ज़्यादा या कम हो रही है। इसी जलवायु परिवर्तन से जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी प्रकृति भी चेंज हो रही है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जलवायु परिवर्तन, और ये कोई 1-2 दिन में नहीं होता है, ये 100, 200, 500 साल लग जाते हैं जलवायु परिवर्तन होने में, ठीक है। यूँ तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक घटना है, मानव का कंट्रोल नहीं है, पर मानव इसमें क्या कर रहा है, और आग ही लगा रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई जंगल में आग लगना क्या है, आम बात है, ठीक है। ये पहले भी लगती थी, आज भी लग रही है, पर अब मानव कैसे बढ़ा रहा है, भैया आदमी गए पार्टी करने, पार्टी वार्टी किए, बीड़ी सिगरेट सुलगा के फेंक दिए, जंगल में क्या लग गई, आग लग गई। तो ये क्या है, मानवीय कारण होगा इसके। जलवायु परिवर्तन अब और बड़े लेवल पे मानवीय कारण देखेंगे। दुनिया भर की फैक्ट्री चल रही हैं, फैक्ट्रियों से अपन क्या देखेंगे, अपन जहरीली गैसें निकल रही हैं, तापमान निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। जो कचरा निकल रहा है तो वो मिट्टी और पानी को प्रभावित कर रहा है। गैसेस निकल के वायुमंडल में
जाके अन्य हवाओं या गैसों के साथ मिल रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, तापमान बढ़ा रही हैं। तापमान बढ़ने से क्या होगा, आपका बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र में, नदियों में पानी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, जिससे क्या होगी, बाढ़ आएगी। तो जो पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो गया। दूसरा देखेंगे नगरीकरण, सबसे बड़ी समस्या है आजकल की। सबको शहर में रहना पसंद है, गांव में कोई नहीं रहना चाहता। गांव में इसलिए नहीं रहना चाहते भैया क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, छुछुआने की जगह भी कम है। ठीक है, शहरों में आप देखेंगे भैया बढ़िया पक्की रोडें हैं, ठीक है, बढ़िया मॉल हैं तो घूमने चले गए, बढ़िया डिस्को बने हैं, कूदने चले गए। ठीक है, ये सब सुविधाएं शहर में हैं। तो नगरीकरण जो है ये क्या कर रहा है, आसपास के जंगलों को प्रभावित कर रहा है। जैसे अभी हम देखें, कुछ दिन पहले केस आया था कि मुंबई में मेट्रो ट्रेन का ट्रेन का शायद विस्तार करना था, रेलवे यार्ड बनाना था, तो वहाँ काफ़ी बड़ा जंगल क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इसी तरह हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना, 8-10 पहाड़ियों में बसी है, वहाँ देखेंगे तो जंगलों को काट काट के भोपाल शहर को क्या किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। तो ये जो नगरीकरण है, नगरों को बढ़ाना, ये क्या कर रहा है, आसपास के जंगलों को ख़त्म कर रहा है। अब आसपास के जंगल के जीव जंतु बेचारे कहाँ जाएँ, तो वो या तो शहर में घुसते हैं या और दूर भागते हैं। शहर में घुसते हैं तो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो उनका क्या हो रहा है, प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है, आपका गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो नगरीकरण। तीसरी चीज़ देखेंगे औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के अंदर अपन देखेंगे भाई, कोई भी प्लांट है शहर से दूर रखते हैं। शहर से दूर देखेंगे तो अपना वहाँ पे क्या होते हैं, जंगल, फ्लोरा फाउना होते हैं, तो उनकी कटाई की जाती है। दूसरा, इन उद्योग जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी खदानें लगती हैं। खदाने में क्या होता है, आपके बड़े बड़े जंगल आपके क्या कर दिए जाते हैं, आपके काट दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं प्रभावित होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे बांध बनाना। ठीक है, अपन ने देखा कि भाई कोई बांध बनता है तो कोई छोटे से एरिया में तो बनता नहीं है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जंगल डूब जाता है। ठीक है, तो बांध बनाना है, वैसे भी ये मानवीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करेगा, आपको इनके आवास पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो अपन ने देखा जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, बांध बनाना। पांचवी चीज़ देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस पे हम देखेंगे शिकार। अब शिकार किन किन चीज़ों के लिए शिकार करते हैं, मेडिसिन के लिए। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए या उनके अंगों के लिए। ठीक है, जैसे पहले अपन इतिहास में देखेंगे एक शौक होता था कि भैया शेर मार के उसकी खोपड़िया को घर में लटकाना, हिरण को मार के उसके 2 सींग घर में लटका दिए। तो शौक के चक्कर में जानवरों को मारते थे। आजकल हालांकि प्रतिबंधित हो गया है, फिर भी कई जगह प्रचलन है। ठीक है ना, इसी में देखेंगे शिकार भोजन के लिए, है ना। जैसे नागालैंड में कुकुर खा जाते हैं मार के। ठीक है, तो वहाँ बेचारे कुत्ते 7 बजे के बाद टेंशन में रहते हैं, निकले कि नहीं निकले। चीन में देखेंगे ऐसा कोई जानवर नहीं है जो ना खाते हों। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं भोजन, अंग, मेडिसिन। मेडिसिन देखेंगे जैसे सांप। ठीक है, सांप के जहर से क्या बनाई जाती है, आपकी दवाई। ठीक है, एंटीडोट्स बनाए जाते हैं। तो भैया सांपों का बड़े स्तर पर क्या होता है, आपका शिकार किया जाता है और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अन्य जानवर भी देखेंगे अपन, क्योंकि कोई ना कोई जानवर किसी न किसी मेडिसिन के काम आते ही आता है ना। तो इनका क्या है, शिकार, मेडिसिन, अंगों, भोजन के लिए इनका शिकार करना, जो कि इनको क्या करता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये क्या हो गए, आपके प्रमुख कारण हो गए किसके, आपके जानवरों के प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के। अब इनके संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं या क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो संरक्षण के लिए अपन यहीं बगल में लिख देते हैं, सबसे पहली चीज़ है जागरूकता। जागरूकता बहुत ज़रूरी है भाई। लोगों को जब बताओगे कि सलगे शेर मार दोगे तो हिरण को कौन खाएगा, है ना। जब शेर खत्म तो हिरण को कोई ना खाएगा। हिरण बढ़ जाएंगे तो पूरी ज़मीन चर लेंगे, ज़मीन चर लेंगे तो क्या हो जाएगी, जो अभी उर्वरक ज़मीन है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। अब लोगों को समझ आएगा कि हाँ ठीक है भैया, शेर को ना मारे, तो शेर को नहीं मारेंगे तो शेर हिरण को खाएगा। मतलब एक प्रकार से जो भोजन तंत्र बना है आपका, है ना, फूड चेन है, वो जानवरों के शिकार से या इनकी प्रजातियों के ख़त्म होने से डिस्टर्ब होती है। ठीक है, जैसे अपन गिद्ध को देखें, गिद्ध भैया क्या करते हैं, सड़ा गला मांस खाते हैं। ठीक है, कौवे हो गए, गिद्ध हो गए, भेड़िए हो गए, कुत्ते हो गए। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो जो वेस्ट निकलता है, ह्यूमन बॉडी जो डेड होती है, इसको कौन खत्म करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के फूड चेन क्या होती है, प्रभावित होती है।
ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही है। फिर जागरूकता, जागरूकता के अंतर्गत देखेंगे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा अपन देखेंगे क्या बनाए गए, टाइगर रिजर्व बनाए गए, ऐसे क्षेत्र जहां पर उन टाइगरों का प्राकृतिक आवास था वहां उनका संरक्षण किया गया। किस किस प्रकार से, जंगलों में कैमरा लगा लगा के, ट्रैकिंग डिवाइस लगा लगा के, बाघों के ऊपर नज़र रखे कि भैया कितने बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब 3 बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, तो उनके पीछे लय हाथी से महावत घूमता रहता है, पता करता रहता है। ये नहीं कि हमें बाघों की लड़ाई रोक दें या बाघ का शिकार रोक दें, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जैसे 2 बाघ होते हैं उनमें क्षेत्र के लिए क्या होती है, लड़ाई होती है। तो जब 2 बाघ लड़ रहे हो तो हम बीच में डंडा लेके नहीं उल्ली करने जाती कि उनको रोक लें, वो तुम करते रहो, वो तुम्हारी प्राकृतिक समस्या है। हम क्या कर सकते हैं, बाहरी शिकार रोक सकते हैं। अपन देखते हैं कि करंट में बहुत सारे बाघ मारे जाते हैं कि खेत में बाढ़ लगी है, करंट बिछाए हैं, शिकार कर रहे हैं, या ट्रेन के ट्रैक पर मारे जा रहे हैं, ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। तो जागरूकता हो गया। इसके अलावा हम उनको सुरक्षित करने के लिए कोई विशेष अपन आवास, इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम आवास बनाकर, ठीक है, कृत्रिम आवास बनाकर भी उनको क्या करते हैं, हम संरक्षित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और नई अभी प्रजाति टेक्निक इवॉल्व हो रही है कि यदि कोई जानवर है उसके हम क्या ले लें, डीएनए ले लें या जीन्स ले लें, उसको सुरक्षित कर दें, ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में हम उसी प्रकार का नया जानवर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसे हम क्लोनिंग कहते हैं एक प्रकार से। भारत में देखेंगे तो भैंस, बकरी, गाय, इनकी क्लोनिंग कर ली गई है ना, मतलब अगर कल को भैंस समाप्त भी हो गई तो हम क्लोनिंग करके एक नई भैंस खड़ी कर सकते हैं। हालांकि ये महंगी टेक्निक है, ये आमतौर पर काम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए अभी रेड डाटा बुक जारी की जागरूकता के तहत। इसके अलावा हम क्या चला सकते हैं, कई प्रकार के अभियान चला सकते हैं, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, हाथी प्रोजेक्ट हो गया, घड़ियाल प्रोजेक्ट हो गया। जो भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनमें हम क्या अभियान या प्रोजेक्ट चला सकते हैं। दूसरा क्या है, चौथा, सरकारी तंत्र का नियंत्रण, ठीक है। सरकारों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्या है कि पूरे कंट्री, पूरे देश का जिम्मा कौन संभालती है, सरकार। तो जब तक सरकार इनके प्रति नहीं टेंशन लेगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो सरकार ने क्या किया, उसको नियंत्रित किया, लोगों तक इसके बारे में पहुंचाया, डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, है ना, सबको बताया कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जानवर ख़त्म होने पे। तो सरकारी तंत्र क्या करे, इस पर नियंत्रण करे। चौथा होती है जो पुरानी मान्यताएं हैं, है ना, मान्यताओं को खंडन कर समझाना। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जितनी भी विशेष रूप से जनजातियाँ आप अफ्रीका में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, तो उनकी कुछ क्या होती हैं, अपनी ख्यातियाँ प्रचलित होती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक पिक्चर अगर आप देखे होंगे 10,000 BC, उसमें जो जनजाति रहती है उसका जो अगला मुखिया चुना जाएगा वो वही मुखिया होगा जो मैमथ का शिकार करेगा, है ना। एक मैमथ बड़ा सा हाथी है, तो जितने भी उस जनजाति के नवयुवक होते थे 18, 20, 25, उनको भाला लेके भेज दिया जाता था। उनमें से जो मैमथ का शिकार करके आता था वही अगला क्या बनता था, आपका मुखिया बनता था। इसी तरह हम अफ्रीका में देखेंगे, वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं विशेष रूप से क्या करती हैं, जानवरों के गुदना गुदवाए रहती हैं। अपन देखेंगे अफ्रीका में एक है, वो आपका मगरमच्छ का पूरा क्या है, गुदना गुदवाती है, मगरमच्छ का शिकार करते हैं वो, तब वो क्या बनते हैं, मुखिया। इसके अलावा कुछ विशेष जनजातियाँ हैं जो विशेष रूप के जानवरों को ही शिकार करती हैं, दूसरे शिकार नहीं करेंगी। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, इन समस्याओं को बता सकते हैं, और अफ्रीका में ऐसा किया भी जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, किसके बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में। जानवरों का प्राकृतिक आवास किन किन कारणों से ख़त्म होता है और उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, बाकी थोड़ा आप ज़्यादा दिमाग लगा के एक्स्ट्रा पढ़ के भी इसको क्या कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण का पहला लेक्चर था, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।